नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं और चर्चा करते हैं सारी बीमारियों के बारे में और लेते हैं उनसे सटीक जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ फरीदाबाद से डॉक्टर मोहितेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि चर्चा करेंगे कि आजकल बच्चों में जो फ्लू बढ़ रहा है वो किस कारणों से बढ़ रहा है और क्या इनके उपाय हो सकते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। हाँ, नमस्कार मैम। ये काफ़ी सही सवाल है मैम। इस टाइम के लिहाज से ये अभी मानसून सीज़न शुरू होने वाला है, कई जगह मानसून स्टार्ट है। तो ये बेसिकली फ्लू एक तरह का रेस्पिरेटरी इलनेस है और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, और ये एक से दूसरे को हमारे नेज़ल सिक्रीशंस या मुंह को पास होता है। और इसी वजह से जब स्प्रेड काफ़ी फास्ट है, और ये कोविड वायरस की तरह ही बहुत फास्ट स्प्रेड भी करता है और कई बार जानलेवा भी हो जाता है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि फ्लू जो होता है और जो आम सर्दी जुकाम होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो कैसे ध्यान दे सकते हैं कि क्या ये फ्लू के कारण है या ये आम सर्दी जुकाम है। मैम, फ्लू के सिम्टम्स में थोड़ा हाई ग्रेड फीवर आना, नाक से पानी आना, आँख लाल होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, और ग्रेजुअली 3 से 5 दिन में अगर थ्रोट पेन से शुरुआत हुई तो कई बार चेस्ट के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। जो नॉर्मल सर्दी खांसी वाले हैं इलनेसेस, उसमें कोई ना कोई इमीडिएट एक्सपोजर होता है, जैसे अचानक किसी ने फ्रिज का पानी ले लिया या कोई ठंडी चीज़ ले ली, तो उससे उनकी अपनी एलर्जिक सेंसिटिविटी रहती है, और उसमें आमतौर पे सीवियरिटी उतनी नहीं होती और उनको 1 से 2 दिन में सिम्टम इम्प्रूव हो जाते होते हैं। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि ठंडा पानी या फिर आइसक्रीम्स वगैरह लेने से और बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें रहती है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? क्या अल्टरनेटिव्स अपनाए जा सकते हैं पेरेंट्स के लिए, या वो घर में कोई चॉकलेट्स वगैरह बना के, ताकि वो हेल्दी भी रहे और बाहर की किसी गंदे हाथों से लगी हुई चीज़ों को वो ना खाएं? हाँ, डेफिनेटली मैम। ये जो मतलब बेसिकली जो ठंडी चीज़ों का जो एक्सपोजर है वो सबको प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन यंगर एज की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, बॉडी डिफेंस वीक होता है, इस वजह से उनमें ठंडी चीज़ों से एक्सपोजर से कई बार अचानक से कॉमन कोल्ड जैसा सिम्टम आ सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि अवॉइड द ट्रिगर्स। जो ट्रिगर हैं उस फैमिली या उस बच्चे के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए उसको अवॉइड करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम टोटली मना करना चाहते हैं कि बच्चे समर सीजन में आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें ना ले सकते हैं, लेकिन अब आमतौर पर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर अचानक फ्रिज से निकला हुआ है तो उसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा आप सेटल हो जाने दीजिए वैसी चीज़ों को, और देन बच्चा कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा जी, अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तब तो थ्रू आउट सीजन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, या घर में ऐसी कोई बनी हुई चीज़ जो बच्चा इवन नॉट एज ए फ्रीजर, नॉट एज ए लो ग्रेड ऑफ टेम्परेचर वाली चीज़ें के बिना अगर बच्चा ले सकता है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे घर में बना हुआ कस्टर्ड है, खीर है, चॉकलेट्स हैं, केक्स हैं, जो आप कुछ देर के लिए भी आप हल्का सा रख लेते हैं ठंडेपन में, तो काफ़ी बेहतर बच्चा एंजॉय कर सकता है। जी। सर, आपने अभी इम्यूनिटी की बात कही, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि इम्यूनिटी को बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और कैसे ये आंका जा सकता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम या इम्यून लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है? हाँ, इम्यूनिटी 5 से 6 साल तक के बच्चों की जनरली वर्ल्ड वाइड कमी रहती है। वो ह्यूमन रेस का ही हमारा वो ऐसा डेवलपमेंटल गोल है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हम बच्चे मैच्योर हो पाता है इम्यूनिटी के लिहाज से। तो जो इम्यूनिटी की पहली लेयर है वो स्किन से स्टार्ट होती है, फिर नोज, थ्रोट, अंदर बॉडी डिफेंस के अलग अलग सेल्स हैं, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, तो सब जगह नेचर ने बॉडी डिफेंस अच्छा दे रखा है। लेकिन 5 से 6 साल तक वो सारे वीक रहते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, इस वजह से रिपीटेड इलनेसेस के पैटर्न ज़्यादा रहता है, और यंगर एज में फ्लू के भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिहाज से जो आप कर सकते हैं वो नेचुरली इम्यूनिटी बिल्ड करने का एक तो टाइम कोर्स है। इसके अलावा घर की में जो हम अलग अलग सोर्सेज से विटामिन और मिनरल्स ले सकते हैं जो ऐसी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जैसे हरी सब्जी है, फल है, एनी सीजनल फ्रूट्स, और जो हरी सब्जी है वहाँ से आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू है, किशमिश है, और तमाम और
ये सारी चीज़ें अगर आप डाइट में बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इवन लाइक कि जैसे फ्लू बहुत सीरियस अगर ना हुआ हो तो फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसे ऐसे इन्फेक्शंस भी स्मॉल हिट भी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इम्यूनिटी उससे और बिल्डअप होके बच्चे जी को मजबूत करती है। जी। सर, आपने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताया कि साग सब्जियों को ज़्यादा कंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं, या वो फल में कहें, सब्जी में, या फिर आपने बताया जो बादाम, किशमिश, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी का लेवल और ज़्यादा स्ट्रांग हो और बच्चों को, हालांकि बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं ये सारी डायरेक्टली चीज़ें, तो कैसे उनको एक अल्टरनेटिव के थ्रू, या फिर पालक का हम कोई पकौड़े बना के, या फिर इस तरह से बच्चों को दे सकें? जी मैम, इसको ऑब्वियसली एक बैलेंस डाइट की तरह ही हम देना चाहिए हमें। तो जो आमतौर पे जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स के लिहाज से इनकरेज करने के बोलता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मिड मील्स एक-एक स्नैक्स। और स्नैक्स में जो मील्स है उसमें ऑब्वियसली आपका पैटर्न जैसे हम नॉर्मल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच, फैट रिच, प्रोटीन रिच और विटामिन रिच चीज़ें अलग-अलग होनी चाहिए। जैसे एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन डाइट अगर हम मानते हैं तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, और सब्जी में जो सीजनल सब्जियां हैं, जो हरी सब्जी जैसे भिंडी है, तुरई है, लौकी है, वो अलग अलग तरीके से हर फैमिली बनाती है, वो बिल्कुल लेना, ऑफर करना चाहिए। प्लस जो स्नैक्स हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरह से फ्रूट्स को कलर्ड या जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे मैं फ्रूट सलाद के लिए इनकरेज जी करता हूँ जिसमें आप अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स दे सकते हैं। तो बच्चा मान लो एक फ्रूट नहीं पसंद कर रहा तो एटलीस्ट दूसरा और ले सकता है। जब व्हेन यू आर ऑफरिंग इन वन गो, आप एक साथ ऑफर कर रहे हैं तो बच्चा हो सकता है कुछ और पिकअप कर ले। प्लस मेनी टाइम कोई ऐसा विटामिन या मिनरल किसी एक फ्रूट में ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। मान लीजिए पपीता में जो नहीं है वो चीकू में होगा, जो चीकू में नहीं वो मैंगो में होगा। तो जी इस तरह के एक बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लस जो सीजन जो फ्रूट्स ऑफर कर रहा है वो जी बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी का सीजन अगर मान लीजिए मैंगो है या लीची है या जामुन है, तो इस सीजन में आप ये फ्रूट ऑफर कीजिए बच्चे को। उसको आप अलग अलग तरह से डिशेस बना सकते हैं, अलग अलग तरह से ऑफर कर सकते हैं। और मदर्स, इंडियंस मदर्स बहुत इनोवेटिव हैं, वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया ऑफर कर ही रहे होते हैं, हर फैमिली, हर मदर। तो हमारा रोल बस उनको एक गाइडेंस देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मदर अपने तरीके से हमसे बेहतर ही प्रेजेंट करती हैं बच्चे के लिए, और दे डू इट रियली वेल। जी। आपने अभी स्किन से इन्फेक्शन की बात कही थी, तो आपसे पूछना चाहूँगी, क्या स्किन से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये जो फ्लू है वो स्किन के थ्रू भी आ सकता है? स्किन का कांटेक्ट हो, या फिर सर्दी जुकाम का अगर आपने छींका है तो वो वायरस के थ्रू जा सके सामने वाली बॉडी में? नहीं मैम, अगर स्किन बैरियर इंटैक्ट है तो वायरस, ये वाले वायरस तो स्किन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो एक ही चैनल के थ्रू क्रॉस, माउथ या नोज के थ्रू, अगर रेस्पिरेटरी इलनेसेस फ्लू वाले हैं। लेकिन हाँ, तमाम और इन्फेक्शन है जो स्किन बैरियर में को तोड़ सकते हैं। जैसे स्किन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं, एक लेयर्ड है। और अगर मान लीजिए किसी ने स्किन बैरियर किसी वजह से टूटा हो, चाहे बच्चे को इंजरी हो गई हो, चाहे चोट लगी हो किसी तरह से, तो वहाँ से वो बैरियर टूट के वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और वो आमतौर पर स्किन के इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, और वो क्योंकि बैक्टीरिया ही एक लेयर बनी हुई है स्किन की, वो फिर जैसे ही वो बैरियर टूटता है तो वो प्रोलिफरेट कर जाता है और वो अलग अलग तरह के स्किन बीमारियों को प्रेजेंट करता है। फ्लू कितने दिनों तक रहता है, और क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, नॉर्मल मेडिसिन से, या फिर कोई हार्ड मेडिसिन और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी इसमें रहता है? हाँ, इसके लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है। हर साल 2 सीजन में फ्लू वैक्सीन आती है वर्ल्ड वाइड, वो हम ऑफर कर रहे होते हैं जी बच्चों को। और जो रिकमेंडेशन है वो लेस देन 5 ईयर्स में तो एनुअली लग रही होती है, और लेस देन 1 ईयर में 2 डोज लगती है, 6 मंथ एंड 7 मंथ ऑफ एज। इसके अलावा अब ग्रेजुअली हम फ्लू अब जनरली हर बच्चे को ऑफर कर रहे हैं। इवन मोर देन 5 ईयर्स का भी है तो उनकी अपनी फैमिली हिस्ट्री या जो कॉमन इलनेसेस हैं उसको देखते हुए एनुअली भी आप लगाओ, तो ये एक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है। स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, उनको तो हम ऑफर करने की कोशिश करते हैं कि एनुअली लगाना ही चाहिए। आमतौर पे एक अक्टूबर-नवंबर में ये फ्लू की वायरस की वैक्सीन की स्ट्रेन आती है, और एक मार्च-अप्रैल के आसपास आती है।
तो ये जी। 2 स्ट्रेन जनरली WHO रिकमेंडेशन से अलग-अलग कंपनी बनाती है और वो मार्केट में अवेलेबल होती है और पीडियाट्रिशियंस के पास ये अवेलेबल होती है और एनी एज के लोग लगवा सकते हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं ज़्यादा वल्नरेबल एज लेस देन 5 इयर्स और मोर देन 65 इयर्स। 65 एज वाले जो अदरवाइज भी लगवा सकते हैं, प्लस अगर क्रॉनिक इलनेसेस हैं, चाहे वो किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उनको भी हम ऑफर के अलावा तमाम और जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है वो तो मैंने बताई थी, मास्क पहनना या थोड़ी सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो आमतौर पे अगर अर्ली इलनेसेस हैं, चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक है, तो मोस्टली सिम्टोमेटिक मेडिसिन से पेशेंट्स इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे जुकाम की मेडिसिन है या फीवर कम करने के लिए और हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आमतौर पे यंगर एज का बच्चा जो लेस देन 1 ईयर का है वो नॉर्मल कफ कोल्ड या वायरल इलनेसेस में भी काफ़ी सुस्त हो जाता है और उसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। उसमें फिर कई बार हमें या फीड कम ले रहा होता है तो एडमिट करना पड़ जाता है। 5 to 6 ईयर्स तक के बच्चे जनरली घर पे आराम से मैनेज हो सकते हैं सिम्टोमेटिक मेडिसिन से। बहुत सीवियर इलनेसेस हुई जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो गया, जिसमें कि सांस की तेजी है या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो उसमें फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जी। यानी बड़ों में और जो बच्चों में सिम्टम्स होते हैं फ्लू के वो बिल्कुल अलग होते हैं या फिर कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं? सिम्टम मोरलेस सेम होते हैं मैम। यंगर एज में सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब फास्ट प्रोग्रेशन हो सकता है। मतलब आज आपने मान लीजिए मॉर्निंग में एक कोई ऐसा बच्चा देखा और यंगर एज का जिसको फ्लू सिम्टम जैसे हैं, तो वो हो सकता है 24-48 आवर्स में डिटोरिएट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है और वो फास्ट प्रोग्रेसिंग बीमारी की तरह हो सकता है। ओल्डर एज में मतलब मिडिल एज में जनरली इम्यूनिटी ठीक रहती है, तो सेम सिम्टम जो सीवियरिटी सेकंड या थर्ड डे अगर एक्सपेक्ट करते हैं हम यंगर एज में, वो मिडिल एज में डे 5 या डे 7 तक भी मतलब ठीक रह सकते हैं। सीवियरिटी उनमें डे 5 या डे 7 के आसपास आती होती है। तो यंगर एज में एक फास्ट प्रोग्रेशन है, सीवियरिटी जल्दी आ सकती है और डिटोरिएट जल्दी होते हैं पेशेंट, अदरवाइज दे बिहेव मोर और लेस सेम। जी। सर ये फ्लू कितने दिनों तक रहता है? अगर बड़ों में बात करें कि आपने बोला फास्ट प्रोग्रेस भी कहीं न कहीं होती है। तो ये फ्लू यंगर चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें कितने दिनों तक रह सकती है और जो छोटे बच्चे हैं उनमें कितने दिनों तक रह सकती है और कब इसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है? आमतौर पे जो नेचुरल प्रोग्रेशन है मैम 5 to 7 डेज का है। 5 to 7 डेज के बाद वो सीवियरिटी या तो बॉडी एंटीबॉडी बना के उसको टेक ओवर बेटर कर लेती है या मेडिसिन से वो रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। जो दोनों इस फेज में नहीं हुए, जिनकी एंटीबॉडी भी थोड़ी नहीं बन पाई, या जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, चाहे वो ये लेस देन 1 ईयर या मोर देन 65 वाले, वो डे 5 to डे 7 के बीच में डिटोरिएट होने हो सकते हैं और जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है। और जब लंग्स में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक पहुंच गया तो वो कई बार जो लंग्स के अपने अंदर बैक्टीरियल हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वहाँ टेक ओवर कर लेते हैं। तो वो पेशेंट डे 5 to डे 10 के बीच में, स्पेशली डे 5 to डे 7 में थोड़े ज़्यादा आम नज़र रखते हैं, बट अगर वहाँ तक इम्प्रूव नहीं हुए तो डे 10 तक जनरली वो काफ़ी लंग्स इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो इस यंगर एज के लिए हम थोड़े और अलर्ट रहते हैं और ओल्डर एज के लिए भी उसी तरह, जैसा यंगर एज का समझाया वैसे ही ओल्डर एज का जी। समझाते हैं। सर आपने बताया कि कहीं न कहीं कभी-कभार लंग्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा जो है चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एक फ्लू, साधारण फ्लू भी एक गंभीर बीमारी या खतरा बन सकता है? जी मैम, फ्लू बिल्कुल खतरा बन सकता है। फ्लू की मॉर्टेलिटी आज भी वेल डॉक्यूमेंटेड है और अच्छे नंबर्स में इंडिया से भी रिपोर्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल इजीली लेने वाली बीमारी नहीं है। जनरली ये डे अप टू डे 3 डे 5 ठीक ठीक बिहेव कर रही होती है। अगर जरा से भी ऐसे सिम्टम डेवलप हुए तो तुरंत आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना। जी। सर अगर बच्चों को बार-बार फ्लू होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है और कितनी बार, मतलब रिपीट होने पर, कितनी बार फ्लू रिपीट होने पर एक इसे गंभीर समस्या माना जा सकता है? मैम रिपीट के लिहाज से तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप रिकवर होने के बाद इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है और जनरली अप टू 1 ईयर तक सेम वायरस से इम्यूनिटी बॉडी को कवर मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा
ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसको इस सीज़न में फ्लू हुआ तो अगले सीज़न में नहीं होगा, वो होने को नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे बनी हुई इम्यूनिटी थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती है और कमज़ोर पड़ने लगती है, तो दोबारा फ्लू दोबारा हो सकता है। जी। सर ये किस टाइम पे ज़्यादा केसेस आते हैं फ्लू के, जैसा कि आपने बताया कि कभी भी हो सकती है, तो किस टाइम पे ज़्यादा फ्लू के केसेस सामने आमतौर पे आते हैं? आमतौर पे मानसून के टाइम पे और अक्टूबर टू दिसंबर। जी। अब फ्लू किन किन माध्यमों से फैल सकता है, जैसा कि आपने बताया कि नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू भी, तो और किन चीज़ों से फ्लू फैल सकता है? क्योंकि बताया जाता है कि पानी का यानी वाटर कंटामिनेशन से भी कहीं ना कहीं फ्लू बढ़ता है। वाटर से नहीं होगा मैम, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से ही होगा। मान लो कि जैसे जो वीडियोस में दिख रहे हैं, जैसे रुमाल या हैंडकरचिफ जो भी यूज़ कर रहा है, अगर उसने यूज़ करके पर्सनलाइज यूज़ नहीं है, उसने कहीं टेबल पर रख दिया या उस इन्फेक्टेड हैंड से आसपास के आर्टिकल टच किए, तो उससे टच करने पे अगर हमने हैंड सैनिटाइज नहीं किए तो उससे एक से दूसरे सरफेस कॉन्टैक्ट के थ्रू पास कर सकता है, या रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स के थ्रू पास कर सकता है। जी। सर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में कहीं न कहीं ये चीज़ें रहती है कि हाइजीन का कहीं न कहीं बच्चे ख़्याल नहीं रख पाते हैं, और मास्क लगाने की जब बात उन्हें कही जाती है तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मास्क नहीं लगाना है, बार-बार हैंड वॉश करने को क्यों बोला जाता है। लेकिन ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और क्या इनका इम्पोर्टेंस है? क्या जो हमारे सच में हाथ में जर्म्स होते हैं वो उससे बॉडी में कुछ असर पड़ता है, या ये सारी सिर्फ़ कहने वाली बातें हैं? हाँ, नहीं मैम, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, इसलिए यंगर एज को भी हैंड हाइजीन सिखाना चाहिए और फ्रीक्वेंट उनको हैंड वॉश कराने के लिए इनकरेज करना चाहिए। मास्क रिकमेंडेड नहीं है लेस देन 5 इयर्स के बच्चे के लिए, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, इन्फेक्टेड पर्सन से सेफ दूरी बना के रखें, या खुद अगर इन्फेक्टेड हैं तो उनसे अगर कोई यंगर बच्चा फैमिली में है या ओल्डर है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ये इम्पॉर्टेंट है मैम। बच्चों के लिए आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और एक्सपोज या इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना चाहिए। जी। सर अभी आपने बताया था कि कुछ वैक्सीन्स दी जाती हैं अक्टूबर के महीने में, और बीच-बीच में बच्चों को वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो इस तरह की कोई मेडिकेशंस भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को कि एंटी एलर्जी, या फिर कह सकते हैं कि फ्लू से बचने के लिए जो दवाइयाँ पहले दी जाती हैं। तो क्या ये चीज़ें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और क्या हॉस्पिटल्स भी बच्चों को प्रोवाइड करती है? वैक्सीन मैम अक्टूबर में नहीं, वैक्सीन रिलीज होती है अक्टूबर में, मतलब वो जी। थ्रू आउट ईयर अवेलेबल होती है और थ्रू आउट ईयर हम लगाते हैं। मतलब जी। खास टाइम पे ये नए वायरस स्ट्रेन के हिसाब से कंपनी बनाती है, लेकिन जब तक वो नए वैक्सीन मार्केट में नहीं आती तब तक पुरानी वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल उसकी वैलिडिटी रहती है। तो ये वैक्सीन हम थ्रू आउट लगा रहे होते हैं, एनी गिवन डे रोज लगाते हैं। ऐसी कोई प्रिवेंशन मेडिसिन नहीं है जिससे आज दे दिया और हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अब फ्लू नहीं होगा। वैक्सीन इज ओनली प्रिवेंटेबल स्ट्रैटेजी, या एक सेफ डिस्टेंस इज ए स्ट्रैटेजी। मेडिसिन सच कोई अवेलेबल नहीं है। जी। एंटीबायोटिक्स सर कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं इन फ्लू से बचाव करने में? कैसे एंटीबायोटिक्स जो हैं एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, मतलब चीज़ों को अच्छा करते हैं? फ्लू मैम एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबायोटिक्स जो मार्केट में अवेलेबल है और फ्लू वायरसेस में काम नहीं करती हैं, हमें सिर्फ उस समय सिम्टोमेटिक ट्रीट करना होता है, जैसे फीवर की दवाई है, जुकाम खांसी की है, या उनकी जो फाइंडिंग है। लेकिन अगर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि डे 5 टू डे 7 या डे 10 तक आते आते कोई पेशेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आ गया और उसमें चेस्ट की फाइंडिंग आ गई या पेशेंट डिटेरिएट हो रहा है, तो उस फेज में एंटीबायोटिक की हेल्प की जरूरत पड़ती है। शुरुआती टाइम में जब तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और क्लियर कट सीवियरिटी नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स की रोल नहीं है। जैसा कि सर आपने भी बताया था कि आजकल की जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कई बार जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो ये भी कोशिश करती हैं कि जो आम नुस्खे हैं, घरेलू इलाज है, उनसे ही मतलब उनसे ही चीज़ों को बेहतर किया जा सके, चाहे वो फ्लू हो या खांसी जुकाम हो। तो ये नुस्खे कितने काम आ पाते हैं? नुस्खे मैम इंडियन सोसाइटी में हैं तो काफ़ी, और वो अलग अलग तरह से फैमिली यूज़ कर रही होती है।
वो उसका बहुत साइंटिफिक स्टडीज तो अवेलेबल नहीं है कि हमने ये कर लिया तो उससे इलाज हो जाएगा। ये पॉसिबल तो नहीं है, वो साइंटिफिक स्टडी नहीं, लेकिन हाँ नुस्खे जो तमाम जनरेशंस के थ्रू चले आ रहे हैं वो हेल्प तो करते हैं, जैसे गर्म पानी पिलाना, काढ़ा पिलाना, वो एक हद तक तो हेल्प करते हैं ज़रूर। वो इनिशियल सिम्टम्स में डे 1 डे 2 में बहुत सारे पेशेंट कई बार माइल्ड इलनेसेस में भी इम्प्रूव हो जाते हैं विद जस्ट घर के नुस्खे से। लेकिन हाँ, अगर सीवियरिटी ज़्यादा लग रही हो कि फीवर तेज है, पेशेंट सुस्त लग रहा है, खांसी ज़्यादा है, नाक से पानी ज़्यादा है, आँख लाल है या सांस तेज चल रही है, तो वो उसमें फिर घर के नुस्खे नहीं काम करेंगे। जी सर, जैसा आपने अभी बताया था कि फ्लू के केसेस जो मॉनसून के सीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इम्यूनिटी का असर, मतलब मौसम का असर इम्यूनिटी पर भी पड़ता है? क्योंकि जब गर्मी रहती है तो कहा जाता है कि हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती, गर्मी है, लेकिन जब वहीं ठंड आती है तो लोगों को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। मॉनसून के सीज़न में लोगों को क्रेविंग्स होती है, तो क्या ये इम्यूनिटी पे भी असर डालती हैं चीज़ें? बिल्कुल मैम, ये एक नेचुरल साइकिल है, वो सीजन के हिसाब से कुदरत ने हमें दे रखा है और उसी हिसाब से बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। वो बहुत सब्टल लेवल पे हो रही होती है, वो जो हम रोज़ डे टू डे बेसिस पे जज नहीं कर पाते, लेकिन वो बिल्कुल सीजन के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा ईटिंग पैटर्न, हमारा एपेटाइट बहुत चेंज होता है और उस हिसाब से इलनेसेस का भी एक खास टाइम आता है और एक टाइम पे इलनेसेस नेचुरली वो खुद बॉडी आने से पहले नेचर रोक भी रही होती है और कई बार वो इन सब चीज़ों के साथ इंटरप्ले कर रही होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जी सर, फ्लू से पहले जो पेरेंट्स हैं या फिर स्कूल गाइडर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो कैसे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर पे हो, उन्हें कैसे फ्लू से पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये टीचर्स, मैं कई बार स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी जाता होता हूँ, वहाँ उनको ऐसे सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इनकरेज करता हूँ कि एवरी डे व्हेन यू आर वेलकमिंग चाइल्ड और सीइंग द चाइल्ड इन स्कूल, तो जिन बच्चों के भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, कल और आज में बच्चा डिस्टर्ब लग रहा है, नाक बह रही है या खांसी है, तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि वो एक भी इंडेक्स के आसपास के बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इमीडिएटली अगर मान लीजिए किसी वजह से पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और आपके पास तक बच्चा पहुंच गया, तो इमीडिएटली उनको आप टू सेंड द चाइल्ड बैक होम, और इनिशियल सिम्टम्स अगर हैं तो वो इमीडिएट मेडिकल हेल्प से वो इम्प्रूव करा सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स को भी ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई होने ज़रूरी हैं और सेम सिम्टम्स एज ए फैमिली भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी तकलीफ है तो बच्चे को बेहतर है कि स्कूल ना ही भेजें और एटलीस्ट 4-5 डेज बच्चे को केयर प्रोवाइड करें, ताकि वो खुद दूसरे के लिए इन्फेक्शन की वजह ना बने। जी सर, अभी आपने बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, तो उसी में एक सवाल आता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है और जब एक बच्चे को फ्लू हो जाता है तो वो बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या बैलेंस डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है? हाँ, इन्फेक्टिव पीरियड के टाइम में आमतौर पर यंगर एज का बच्चा कम खाना चाहता है और वो लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यंगर एज के लिए। तो जिस समय बच्चा बेहतर खा रहा है उस समय ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर वो इफ़ ही बच्चा खाना चाहता है तो जो उस एज के लिए से एज अप्रोप्रिएट वो खाता रहे उसको खाने दिया जाए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर वो ऐसे ट्रिगर्स अवॉइड कर रहे होते हैं जो किसी भी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जैसे इलनेस के टाइम में आप अगर कफ एंड कोल्ड है तो आइसक्रीम नहीं देंगे, वो सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, तो उतना ही है, वैसा कोई हम बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करते होते हैं डाइट। इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा कुछ ना कुछ लेता रहे। आमतौर पे एपेटाइट काफ़ी लॉस हो जाती है और यंगर एज का बच्चा सिर्फ लॉस ऑफ एपेटाइट या नॉट टेकिंग ओरली वेल, वो एक अपने आप में इंडिकेटर बन जाता है बच्चों को ऐसे सिम्टम्स के साथ एडमिट करने में। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो लेना चाहे बच्चा ले सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है बच्चों के बारे में साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अब समझ आया होगा ये चीज़ें देख के कि क्या चीज़ें एक बैलेंस डाइट में मेंटेन करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।